Hi students, today is the second day of online classes of chemistry. So yesterday we started with the chapter number 2, that is structure of atom. So first we will do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने सबसे पहले एटम की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो एटम्स है काफ़ी अर्ली टाइम से क्या है नोन है. ये कहाँ से मिलते हैं? कहते हैं जब मैटर को हम डिवाइड करते रहते हैं, जब मैटर की डिवीज़न होती रहेगी तो अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है हमारे पास जहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो वो डिवाइड होने बंद हो जाते हैं. उस सबसे छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया. बट 18वीं सेंचुरी के एंड तक जो सभी आइडियाज़ थे वो सिर्फ फिलोसफिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे थे. इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. उसके बाद जो सबसे पहले डेफिनेट थ्योरी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वो किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने दी थी, जिसको हम जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट, इस थ्योरी में उसने क्या बोला कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके बना होता है. उस छोटे पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया? एटम नाम दिया. उसके बाद जब 19 और 20 सेंचुरी में डिस्कवरीज हुई तो वहाँ से पता चला कि एटम का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता है, वो उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसकी भी फर्दर डिवीज़न पॉसिबल होती है. जिसमें हमने पढ़ा कि उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नेक्स्ट हमने सब एटॉमिक पार्टिकल में से सबसे पहले पढ़ी अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी. जैसे 1813 में क्या हुआ था, मिशेल फैराडे ने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लू दिया था कि जो मैटर की नेचर है वो किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं. जहाँ से उसने क्या किया, अपनी स्टडी से 2 लॉज हमें दिए थे. कल हमने इन लॉज को डिटेल में पढ़ा था. नेक्स्ट, तो फैराडेस के लॉ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिली? बिकॉज उसने सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बताया था बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैटर. उसके बाद 1874 में स्टोनी ने पॉइंट आउट करा कि जैसे मैटर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल दैट इज़ एटम्स को मिलके बनता है, वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बनी है. उस डिस्क्रीट यूनिट को उसने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है जो थॉमसन ने करी थी एट द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी. जो वो अपनी स्टडी कर रहा था उसने करंट को पास करवा के देखा गैस के बीच में से एट लो प्रेशर, जिसको उसने क्या नाम दिया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम दिया. सो नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. आज हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक सिलेंड्रिकल शेप की हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ की उसने ट्यूब ली, जो दोनों एंड से क्या थी? क्लोज थी. उसके बीच में उसने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट करे और उस ट्यूब को उसने एक साइड ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर, अपना डिज़ायर्ड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसने गैस फिल करी, जिस गैस की वो क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था. और दोनों इलेक्ट्रोड को उसने कनेक्ट करा विद द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, जहाँ से उसको क्या कर सकता है? हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है. जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड फिट हैं. इन मेटालिक इलेक्ट्रोड को उसने कनेक्ट करा विद द सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज के साथ. और इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब कनेक्टेड है, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा है. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट, उसे ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली? जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसे मेन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली? अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसको देखने को मिली कि जब उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस को फिल करके देखा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी गैस को फिल करके देखा एट नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, और उसके ऊपर हाई वोल्टेज को अप्लाई करा, अबाउट 5000 वोल्ट से लेके 10,000 तक की वोल्टेज उसने अप्लाई करी, तब उसे कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो देखने को नहीं मिली. जैसे फर्स्ट केस में है तो यहाँ पे उसे कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिली. उसके बाद उसने करा, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, अबाउट 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने रिड्यूस करा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. तो उसे क्या ऑब्जर्व हुआ? जो गैस थी वो क्या होगी? कंडक्टिंग होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दिया उसने, और उसके बीच में से लाइट है वो अमिट होनी क्या होगी? शुरू होगी. लाइट का कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस नेचर की गैस हम उस ट्यूब के अंदर लेंगे. जैसे हमें सेकंड डायग्राम से शो हो रहा है कि इसके बीच में से लाइट अमिट होनी स्टार्ट होगी, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उसमें से लाइट है वो क्या करनी शुरू होगी? कंडक्ट करनी शुरू होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी स्टार्ट होगी. नेक्स्ट, उसने थर्ड केस में क्या करा? उसने प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया, अबाउट 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसने रिड्यूस करा. तब क्या हुआ? जो ट्यूब के अंदर ग्लो था, जो लाइट पास हो रही थी वो ग्लो करनी होगी, स्टॉप होगी.
बट जो गैस है वो अभी भी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही थी। एक उसे और चीज़ देखने को मिली कि जो ग्लास ट्यूब थी वो एनोड के पीछे से क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। फ्लोरेसेंस मीन्स ब्राइट कलर की वाइट लाइट उसे शो हो रही थी विद फेंट ग्रीनिश लाइट, उसमें थोड़ा सा क्या था, फेंट ग्रीन कलर भी उसको शो हो रहा था, जैसे थर्ड फिगर में है। तो यहाँ से उसे एनोड के पीछे ब्राइट कलर की लाइट, वाइट कलर की लाइट दिखाई देने लगी, उसमें से क्या था, फेंट ग्रीन कलर भी उसको शो हो रहा था। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्यों ग्लो क्यों करती है एनोड के पीछे से, बिकॉज जो रेज हैं वो जाके बम्बार्ड करती हैं, टकराती हैं ट्यूब के साथ, जिसकी वजह से वो क्या करता है, लाइट को अमिट करता है। नेक्स्ट, ये रेज है कहता मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ को मूव करती हैं। क्या कैसे पता चला, लाइट की स्टिक्स की वजह से उसे पता चला। तो करंट के फ्लो को चेक करने के लिए उसने क्या करा कि करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, तो उसने एनोड के बीच में एक होल क्रिएट कर दिया, एक गली कर दी। तो एनोड के पीछे वाली जो ट्यूब थी उसके ऊपर उसने कोटिंग करी, अब फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की उसने कोटिंग कर दी। फ्लोरेसेंट मटेरियल के जब उसके साथ रेस टकराएंगी तो वो ब्राइट वाइट कलर क्या करेंगी, शो करेंगी। कहता जब ये रेस पास हुई एनोड के बीच में से और जिंक सल्फाइड के साथ टकराई, स्ट्राइक हुई, तो एक ब्राइट कलर का स्पॉट उसे ऑब्जर्व हुआ। ऐसी सेम हमारी टीवी की स्क्रीन में हमें शो होता है। नेक्स्ट, ये रेस को उसने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया, बिकॉज ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, जिसकी वजह से उसने उसको क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ कैथोड रेज, कि जो कैथोड रेज है उनकी नेचर कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक ऑब्जेक्ट को उसने प्लेस करा। तो उसने क्या नोट करा, जैसे इस डायग्राम में इस साइड पे उसने कैथोड लिया है, एनोड उसने इस साइड पे लिया है, तो सेंटर में उसने क्या करा, मेटल का ऑब्जेक्ट रख दिया। जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो उसे क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो रेज जब उसके साथ मेटल ऑब्जेक्ट के साथ जाके टकराती है तो उसकी शेडो उसे बिल्कुल कैथोड के ऑपोजिट दिखाई दी। यहाँ से हमें क्या शो होता है, जो कैथोड रेज है वो किस में ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसने क्या देखी कि जो रेज है वो रेज अदरवाइज विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है, बट उसके बिहेवियर को उसने कैसे ऑब्जर्व करा, विद अ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल को रख के उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा। जैसे फ्लोरेसेंट मीन्स जिसकी ब्राइट वाइट लाइट होती है, और फॉस्फोरेसेंट मीन्स जिसकी फेंट लाइट होती है। कहता वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाते थे जब उनके साथ रेज जाके क्या करती थी, कैथोड रेज जाके टकराती थी। नेक्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व करा, कहते ऐसी हमारे टीवी के अंदर कहता कैथोड ट्यूब्स फिट होती हैं वो, और टीवी की स्क्रीन के ऊपर कोटिंग करी होती है सर्टेन टाइप के मटेरियल की, फ्लोरेसेंट मटेरियल की उसके ऊपर कोटिंग करी होती है। कहता जब कैथोड ट्यूब के अंदर से कैथोड रेज निकलती हैं वो जाके टीवी की स्क्रीन के साथ टकराती हैं, इसी वजह से हमें हमारी टीवी की स्क्रीन है वो क्या दिखती है, कलर्ड स्क्रीन दिखती है। नेक्स्ट कहता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या होती है, मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। मींस फॉर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहता जब उसने स्मॉल पैडल व्हील को रखा बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसने पैडल व्हील को रखा, वो पैडल व्हील क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे, दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसने पैडल व्हील को रखा, जब उसने करंट पास कराया, हाई वोल्टेज अप्लाई करी, तो पैडल रोटेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमें क्या इंडिकेट होता है कि जो रेज हैं उसमें क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जब वो मटेरियल पार्टिकल जाके पैडल के साथ टकराते हैं उसी वजह से वो क्या करता है, रोटेशन शो करता है। नेक्स्ट कहता इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये रेस क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं। यहाँ से क्या इंडिकेट होता है कि इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले उसने इफेक्ट को स्टडी करा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसलिए उसने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा टू द डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो उस कैथोड रेस की जो बीम थी वो कहाँ किसकी तरफ डिफ्लेक्ट शो कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, जैसे इस डायग्राम से हमें शो कर रहा है।
डिस्चार्ज ट्यूब में साइड के ऊपर उसने इलेक्ट्रिकल प्लेट्स अप्लाई करी, एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट अप्लाई करी, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट अप्लाई करी। तो जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, तो वो कैथोड रेज क्या करनी स्टार्ट होगी, हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करनी स्टार्ट कर दी टूवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल प्लेट। तो यहाँ से क्या इंडिकेट होता है कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करती हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैथोड रेज के जे थॉमसन ने स्टडी करा इन 1897। उसके बाद उसने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को वगैरह स्टडी करा। कहते जब ऐसे ही उसने क्या करा, कैथोड रेज के साइड पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके देखा, तो वो भी क्या करी थी, डिफ्लेक्शन शो करी थी इन द डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करी थी, तो वो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफ्लेक्शन शो करी थी। नेक्स्ट कहते जब कैथोड रेज को अलाउ करा के कैथोड रेज स्ट्राइक करवा के देखी उसने मेटल फॉइल के साथ, तो वहाँ से उसे क्या हुआ कि मेटल फॉइल थी वो क्या होगी, हीट अप होगी, गर्म होगी। वहाँ से उसे क्या पता चला कि जो कैथोड रेज है वो उसमें कौन सा इफेक्ट प्रेजेंट होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जब उसने कैथोड रेज को स्ट्राइक करके देखा अगेंस्ट हार्ड मेटल, किसी हार्ड मेटल के साथ स्ट्राइक करके देखा, जैसे टंगस्टन या कॉपर के साथ स्ट्राइक करके देखा, तो वहाँ से क्या पता चला कि कैथोड रेज क्या करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट जब कहता है कैथोड रेज को उसने स्ट्राइक कराया ग्लास के साथ या किसी और मटेरियल के साथ स्ट्राइक करवाया, तो वह मटेरियल क्या करना स्टार्ट हो गया, ग्लो करना, चमकना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट जो कैथोड रेज है वो पेनिट्रेट करती हैं। पेनिट्रेट मीन्स बीच में से पास हो जाती हैं थ्रू द थिन शीट्स। किसके बीच में से पास होगी, थिन शीट होगी अल्मीनियम की या किसी और मेटल की पतली शीट के बीच में से कैथोड रेज क्या करती हैं, पास हो जाती हैं। ऐसी नेक्स्ट है कैथोड रेज है वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कैथोड रेज की वो इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कौन से इलेक्ट्रोड, किस मटेरियल के इलेक्ट्रोड हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिए हैं, या फिर हमारे पास उस गैस जो हमने ली है उस गैस की नेचर क्या है, उन दोनों के ऊपर जो कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं करती उसके ऊपर। सो जो चार्ज रेशो है, चार्ज और मास की रेशो है वो सभी गैसेस के क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट तो उसने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, सभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने रिजल्ट निकाला कि जो कैथोड रेज है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इन चार्ज पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।